उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। परिधान संहिता और सामाजिक ऊंच नीच के बीच संबंध को समझने में और इसका वर्णन करने में। फ्रांसीसी समुदाय में समचुअरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच को समझने में और विस्तार पूर्वक बताने में। सौंदर्य की धारणाओं में मतभेदों को समझने में और इसका वर्णन करने में। ये समझने में और वर्णन करने में कि परिधान संहिताओं के लागू होने पर यूरोपीय महिलाओं ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। दो विश्व युद्धों के पहनावे पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझने और वर्णन करने में। औपनिवेशिक काल के दौरान परिधान शैली में आए परिवर्तन को समझने और वर्णन करने में। पहनावे के संबंध में ब्रिटिश सरकार के नियमों को समझने और समझाने में। राष्ट्रीय पोशाक को तैयार करने की प्रक्रिया और स्वदेशी आंदोलन को समझने और वर्णन करने में। गांधी जी के पोशाक और खादी के प्रयोगों को समझने और विस्तार पूर्वक समझाने में। पहनावे का सामाजिक इतिहास। सदियों से विभिन्न वर्गों व तबकों के लोग, मर्द, औरत, बच्चे क्या पहने, इसको लेकर हर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और कहीं कहीं तो इनका बड़ी सख्ती से पालन भी किया जाता है। कपड़ों से लोगों की जाति या सामाजिक स्तर की पहचान होती है। 18वीं सदी में जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज्यादातर लोग क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे और उनके कपड़ों का रंग रूप उनके इलाके में उपलब्ध कपड़े की किस्म और कीमत से भी तय होता था। पहनावे की शैलियां भी स्थायी समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थीं। इससे फर्क पड़ता था कि आप किस वर्ग के हैं, आप मर्द हैं या औरत। 18वीं सदी के बाद कई कारणों से लोगों के पहनावे पूरी तरह बदल गए। सर्वप्रथम दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बना लिए गए, जिसने औपनिवेशिक क्षेत्रों में वेशभूषा के प्रति मायनों को बदल दिया था। दूसरा, जनतांत्रिक आदर्शों के प्रसार के साथ लोग धर्म या क्षेत्र के आदेशों का पालन करने की बजाय अपनी पसंद के कपड़ों को पहनने में ज्यादा आजादी चाहते थे। आखिरकार औद्योगिक क्रांति के बाद जब महिलाओं ने कारखानों में काम करना आरंभ किया तो उन्होंने काम के दौरान आरामदायक कपड़ों को प्राथमिकता दी। कपड़ों के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आया। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुषों के लिए परिधानों की पश्चिमी शैली लोकप्रिय हो गई और दुनिया भर में इसे अपनाया गया। समचुअरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच। मध्यकालीन युग में समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे। इन कानूनों में बड़ी बारीकी से बताया था कि समाज के विभिन्न तबके क्या पहनावा अपना सकते हैं। लगभग 1294 से 1798 में फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे समचुअरी कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। न केवल कपड़ों, इन कानूनों ने समाज के निचले तबकों को कुछ खास व्यंजन खाने और कुछ खास तरह के पेय
मुख्यतः शराब पीने और खास इलाकों में शिकार करने से भी रोका। यहां तक कि मध्यकालीन फ्रांस में प्रतिवर्ष खरीदे जा सकने वाले कपड़ों की संख्या और परिधान सामग्री भी निर्धारित की गई थी। सिर्फ शाही खानदान ही फर, अरमाइन या रेशम, जरी और मखमल आदि से बने बेशकीमती कपड़े पहन सकते थे। फ्रांस और इटली से आयात किए गए कपड़े से बनी मखमल की टोपियां अंग्रेजों के बीच लोकप्रिय थीं। इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया जिसके तहत 6 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए रविवार और छुट्टी के दिनों में ऊन से बनी टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। उच्च वर्ग के लोगों को इस कानून के पालन की छूट दी गई थी। इस कानून ने इंग्लैंड में ऊन उद्योग को बचाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने फैशनदार घुटन्ना पहनने वाले उच्च वर्ग के लोगों से खुद को अलग दिखाने के लिए सॉ क्लॉथ पहनना शुरू किया, जिसका मतलब था बिना घुटन्ने का। उन्होंने ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनना शुरू किया। नीला, सफेद और लाल उनके कपड़ों के प्रमुख रंग थे। पहनावे की सादगी से समानता का भाव प्रकट होता था। समचूरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच। समचूरी कानूनों के खात्मे का ये मतलब कतई नहीं था कि यूरोपीय देशों में अब हर कोई एक जैसी पोशाक पहनने लगा था। इसने कुलीन विशेषाधिकारों और उनका समर्थन देने वाले कानूनों की इति कर दी थी। फिर भी सामाजिक तबकों के बीच अंतर बदस्तूर कायम रहा। गरीबों को अब अपनी मर्जी से कपड़े पहनने या खाना खाने में कानून द्वारा रोका नहीं जा सकता था। उनकी वेशभूषा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई थी। अलग अलग वर्गों ने अपनी अलग अलग वेशभूषा विकसित की। विक्टोरियाई इंग्लैंड में जहां पुरुषों से धीर गंभीर, बलवान, आजाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी, वहीं महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, खिदमती, सुशील व दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। छुटपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़ों में कसकर बांधा जाता था ताकि उनका बदन इकहरा रहे। पतली और छरहरी दिखने के लिए बड़ी लड़कियों को कॉर्सेट पहनने होते थे। पतली कमर वाली महिलाओं को शालीन, सौम्य व आकर्षक समझा जाता था। कॉर्सेट पहनने से लड़कियों को बहुत शारीरिक कष्ट होता था, परंतु एक आदर्श स्त्रियोचित दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक था। महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया? महिलाएं स्त्रीत्व के झूठे आदर्शों पर विश्वास करती हुई बड़ी हुई थीं। बचपन से ही उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता था कि उनकी कमर पतली होनी चाहिए, उन्हें सहनशील होना चाहिए और आकर्षक दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक है, भले ही इसके लिए उन्हें शारीरिक कष्ट सहन करना पड़े। उन्होंने इसे सामान्य समझकर स्वीकार किया, लेकिन इन मूल्यों को सभी महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया। 1830 के दशक तक इंग्लैंड में महिलाओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। सफरेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम चल पड़ी।
महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास और कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और विरूपताएं आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं और रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध होता है। अत्यधिक तंग कॉर्सेट के कारण महिलाएं अक्सर बेहोश हो जाती थीं। अमेरिका में भी पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया था। लंबे स्कर्ट फर्श बुहारते चलते थे, अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते हुए चलते थे। स्कर्ट इतने विशाल होते थे कि संभलते ही नहीं थे। वे तेजी से चलने में भी बाधा डालते थे। ऐसा तर्क दिया गया कि यदि कपड़े आरामदायक और सुविधाजनक हों तो औरतें काम कर सकती हैं और स्वतंत्र हो सकती हैं। सुधारकों और समर्थकों को दकियानूस तबकों का उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ा। कई लोगों का मानना था कि औरतें गैर पारंपरिक पोशाक में सुंदर और स्त्रियोचित नहीं दिखती थीं। हालांकि सुधारक अपने प्रयासों में लगातार लगे रहे। 19वीं सदी के अंत तक परिधान शैलियों में एक कठोर परिवर्तन आया। महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से काम धंधा करना शुरू कर दिया था। अब उनके कपड़े उनके काम में बाधा नहीं डाल। नया दौर, नई सामग्री। 17वीं सदी से पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाएं फ्लैक्स, लिनेन या ऊन से बने कपड़े पहनती थीं। ये कपड़े महंगे होते थे और इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता था। सन 1600 में भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती व रख रखाव में आसान भारतीय छींट यूरोपीय बाजारों में उपलब्ध कराई गई। ये एक हल्का सुंदर कपड़ा था और इसे साफ करना भी आसान था। फिर औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं सदी में इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सूती कपड़ों का उत्पादन शुरू हुआ। इन कपड़ों को निर्यात किया गया और स्थानीय बाजारों में भी बेचा गया। यूरोप में एक बहुत बड़ा तबका इन्हें खरीदता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े लाए गए। कृत्रिम रेशे सस्ते, साफ करने और रख रखाव में आसान थे। कपड़े अब हल्के, छोटे और आरामदायक हो गए थे। महायुद्ध। दोनों विश्व युद्धों का महिलाओं के कपड़ों पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में कपड़ों के छोटे होने के निहायत व्यावहारिक कारण थे। 1917 में हथियार की फैक्ट्रियों में काम करने वाली 70,000 से अधिक औरतें ब्लाउज और पैंट पहनती थीं और ऊपर से हल्के रंगों वाले स्कार्फ डाल लेती थीं। उन्होंने सहूलत की खातिर अपने बालों को भी छोटा कर दिया था। परिधान शैलियों में अब गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज झलकता था। बच्चों के विद्यालयों में सरल और सादी पोशाक पर जोर दिया गया। लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक और खेलों का प्रवेश हुआ। खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जिससे उनकी गति में बाधा ना पड़े। इस तरह नए वक्त के दबाव में महिलाओं के लिए आरामदेह, सुविधाजनक और हल्के कपड़ों की जरूरत का एहसास कराया। औपनिवेशिक भारत में बदलाव। जब 19वीं सदी में पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया 3 तरह की थी। एक,
बहुत से लोगों ने पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपना लिया। उनके लिए पश्चिमी कपड़े आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक थे। 2. कुछ लोगों ने पाश्चात्य शैली को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति से पारंपरिक सांस्कृतिक अस्मिता का नाश हो जाएगा। वे दृढ़ता से पारंपरिक कपड़ों पर अड़े रहे। 3. कुछ पुरुष काम के लिए पश्चिमी कपड़े पहनना पसंद करते थे और घर आते ही पारंपरिक कपड़ों में समा जाते थे। कुछ लोगों ने पश्चिमी और भारतीय परिधान शैली को जोड़कर एक अलग समाधान निकाल लिया था। जाति संघर्ष और पोषक परिवर्तन। भारत में ये जाति प्रथा द्वारा तय था कि प्रभुत्वशाली जाति व अधीनस्थ जाति के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे आदि। इन आचार संहिताओं को कानून का भी समर्थन प्राप्त था। नियत आचार संहिताओं का उल्लंघन हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करता था। ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं। अलग अलग संस्कृतियों में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते थे। इनके खंडन से गलतफहमी पैदा होती थी और टकराव होते थे। यूरोपीय लोगों द्वारा पहने जाने वाले टोप और भारतीयों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी का ही उदाहरण लें। जबकि यूरोपीय लोग आदर के रूप में हैट को उतार देते थे, लेकिन भारतीय वृद्धों या वरिष्ठों की उपस्थिति में अपनी पगड़ी को बिल्कुल भी नहीं उतारते थे। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते ना पाते तो खुद को अपमानित महसूस करते। इसी तरह का टकराव जूतों को लेकर भी हुआ। जबकि अंग्रेज इस बात पर अड़े रहे कि ब्रिटिश अधिकारी से मिलते समय या अदालत में प्रवेश करते समय भारतीयों को अपने जूते। राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने एक राष्ट्रीय पोशाक को डिजाइन करना शुरू किया, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर एक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उच्च वर्ग ने कपड़े के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने पुरुषों के लिए एक ऐसी पोशाक का सुझाव दिया जिसमें हिंदू और मुस्लिम पोशाक का मेल हो। इसे चपकन नाम दिया गया। 1870 के दशक में आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदान नंदिनी देवी ने पारसी शैली की साड़ी अपनाई, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर बरूज के साथ गुंथा होता था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थीं। इसको ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी नाम दिया गया। हालांकि ये कदम सफल नहीं रहा, क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने क्षेत्रीय शैली के अनुसार साड़ी को बांधना जारी रखा। स्वदेशी आंदोलन। कपड़े की मशीनीकृत कताई और बुनाई ने ब्रिटेन में कपास और नील जैसे कच्चे माल की मांग में वृद्धि की। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को दो तरीके से फायदा हुआ। उन्होंने निहित स्वार्थों के लिए भारतीय किसानों को नील जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया और भारत में उन्हें अपने उत्पादों, विशेष रूप से सूती कपड़े के लिए एक बड़ा बाजार भी मिल गया।
नतीजा ये हुआ कि मांग के अभाव में भारत के मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे अग्रणी वस्त्र केंद्रों का पतन हो गया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तब भारतीयों का विद्रोह फूट पड़ा। इस घोषणा की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। लोगों ने विदेशी चीजों और कपड़ों का बहिष्कार किया। खादी का उपयोग देशभक्त कर्तव्य बन गया था। हालांकि खादी महंगी थी। महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग। महात्मा गांधी ने खादी को न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया, बल्कि ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी प्रतिबिंबित था। 1888 में जब महात्मा गांधी कानून पढ़ने के लिए लंदन गए, तो उन्होंने पश्चिमी सूट अपनाए और कमीज या कोट के साथ पहने जाने वाले अपने पारंपरिक कपड़े धोती या पायजामा को छोड़ दिया। उन्होंने पश्चिमी पोशाक को अपनाया ताकि कोई उन पर हंसे नहीं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वकालत करते हुए भी वे पगड़ी के साथ पश्चिमी सूट ही पहनते थे। 1915 में भारत वापसी पर वे कुछ वर्षों तक काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में उन्होंने घोषणा की कि वे कम से कम 31 अक्टूबर 1921 तक एक चद्दर के साथ एक छोटी धोती पहनेंगे, लेकिन ये पोशाक उनके जीवन भर की पोशाक बन गई। उनके लिए खादी शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी, और इसके साथ साथ ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों को अस्वीकार करने का प्रतीक भी थी। खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने, पर उनके नक्शे कदम पर चलना सबके लिए आसान नहीं था। मोतीलाल नेहरू एक राष्ट्रवादी और एक सफल वकील थे। उन्होंने बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, परंतु ये खादी के बने नहीं होते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने पाश्चात्य शैली के सूटों को कभी नहीं त्यागा। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी प्रमुख महिला नेता भी सफेद हाथ से बने मोटे कपड़े की जगह रंगीन व डिजाइनदार साड़ियां पहनती थीं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सदियों से विभिन्न वर्गों व तबकों के लोग, मर्द, औरत, बच्चे क्या पहने, इसको लेकर हर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं। मध्यकालीन युग में समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू की जाती थीं, जिन्हें समचुअरी कानून कहते थे। समचुअरी कानून के खत्म होने के बावजूद गरीब लोग धन के अभाव के चलते अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते थे। 1830 के दशक तक इंग्लैंड में महिलाओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया और कईयों ने पोशाक सुधार की मुहिम भी चलाई। 19वीं सदी के अंत तक परिधान शैलियों में एक कठोर परिवर्तन आया। हल्का, सुंदर और रखरखाव में आसान भारतीय छींट यूरोपीय बाजारों में लोकप्रिय हो गया। औपनिवेशिक काल में भारतीय पुरुषों ने अपने पहनावे के लिए या तो पाश्चात्य शैली को अपनाया या पश्चिमी और
भारतीय पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को जोड़कर अपनाया। सांस्कृतिक मतभेदों के कारण भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने एक राष्ट्रीय पोशाक को डिजाइन करना शुरू किया, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर एक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। खादी को लोकप्रिय बनाते हुए स्वदेशी आंदोलन वास्तव में 1905 में बंगाल के विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया ही था। गांधी जी ने विभिन्न पोशाक प्रयोग किए,